अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं इसरार अहमद कसान हूँ। मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करनी है, डोमेस्टिक भी और फ़लस्तीन के बारे में भी 1-2 अपडेट्स दूँगा आपको। लेकिन सबसे पहले इकबाल, और वो बहुत ही ज़बरदस्त शेर है आज, इसरार खुदी से है। और आपको पता है ये बड़ी ज़बरदस्त ये इंतख़ाब है इसरार खुदी में से। अल्लामा फरमाते हैं कि आतिश जान गुदा जुए गुदास्त, जुए सुल्तान मुल्क मिल्लत रा फ़नास्त। यानी फ़कीर की जो भूख है, या आप समझ लें कि किसी इंडिविजुअल की जो भूख है, वो सिर्फ़ उसकी जान के लिए खतरा पैदा करती है, उसकी जान खा लेती है। लेकिन जो सुल्तान की भूख है, जो किसी हुक्मरान की या किसी बादशाह की या हमारे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो किसी वज़ीर-ए-आज़म की, सदर की, वो उसकी जो भूख है वो मुल्क व मिल्लत को तबाह कर देती है। वो मुल्क व मिल्कत को खा जाती है। तो ये देखें कितना हस्बे हाल है और कितना ये रेलेवेंट है आजकल के हमारे हालात के लिए, कि हमें ये एक फूड फॉर थॉट देता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या-क्या हमारे मसाइल हैं। तो अल्लामा इकबाल ने उस वक़्त ये चीज़ें जो थी वो जाँच ली थी और भाँप ली थी कि कैसे-कैसे लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद होते हैं और कैसी कौमें जो हैं वो किस तरीके से और कैसे ज़वाल पज़ीर होती हैं, और ज़ाहिर है कि हमारी जो बिल्कुल डगर है वो उसी पे हम चल रहे हैं। अच्छा जी, जो चीज़ें आज डिस्कस करनी है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपने देखा होगा कि एक पाकिस्तान फ़ौज के कर्नल हैदर जो हैं, वो उन्होंने अपने जवानों के समेत उन्होंने शहादत हासिल की है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। और हम देख रहे हैं कि ये आए दिन वाक़यात जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं और यूँ लगता है कि जैसे कोई बहुत एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स है जो किसी ने डिज़ाइन की हुई है और जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का क्या रोल है, वो क्यों नहीं इसको रोक पा रही हैं। और ये जो नुकसान है, ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। एक कर्नल लेवल का जो शहीद है, वो बहुत बड़ा नुकसान है और ज़ाहिर है कि साथ-साथ उनके जवान भी जो हैं, वो भी कोई कम नुकसान नहीं है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और हमें तौफ़ीक दे कि हम इन खतरात को भाँपने की, उनको जाँचने की और उनको फिर न्यूट्रलाइज़ करने की सलाहियत जो है वो हासिल कर सकें और जल्द अज़ जल्द हासिल कर सकें। अल्लाह ताला मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे और उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके अहल खाना जो है, उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। अच्छा जी, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सीपैक के हवाले से मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था जो कि एआरवाई के एक रिपोर्टर हैं, नईम भट्ट साहब शायद, वो एक इंटरव्यू कर रहे थे चाइनीज़ एम्बेसडर का, जो मैंने क्लिप देखा है, उसमें जो चाइनीज़ एम्बेसडर साहब हैं, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि सीपैक को चैलेंजेस दरपेश हैं। अब ये वो बात है जो हम पिछले कई अरसे से करते आ रहे हैं कि सीपैक जो है इसको अ, इस पूरी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इसके बाद बिल्कुल लगता यूँ है कि जैसे बैक बर्नर पे रख दिया गया है। और शायद यही वजह है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उनमें किसी न किसी हद तक हम सरदमहरी भी देख रहे हैं। और चाइनीज़ जो हैं वो थोड़े से हमसे ज़रा वेरी हुए हुए हैं, कोई थोड़ा-सा उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो खुश नहीं है। और चाइनीज़ इन्वेस्टर का इस तरह कह देना, वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि नॉर्मली वो इस तरह बात नहीं करते हैं। हालाँकि उन्होंने नवाज़ शरीफ के बारे में यही कहा कि हम कोई अंदरूनी जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन इलेक्शंस के बारे में उन्होंने कह दिया कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए। अब ये सूरत-हाल जो है ये हमारे जो लोकल हैंडलर्स हैं, उनके लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि चाइना जैसे जो ममालिक हैं, वो भी अब हमारे हालात को देख रहे हैं कि हम किधर जा रहे हैं। और जिस तरीके से इलेक्शंस की जो एक बाज़गश्त हम सुन रहे हैं और जिस तरीके से सुन रहे हैं, अगर इस तरह का इलेक्शन हुआ कि जिसमें पीटीआई और उनके जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी हाथ-पाँव बाँध के उनको फेंका गया और उनको कहा गया जी कि आप इलेक्शन लड़ लें, तो इस तरह के इलेक्शंस को कोई नहीं मानेगा। ना चाइना मानेगा, ना इंटरनेशनल इदारे मानेंगे और ना ही जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, वो मानेगी। और सबसे बढ़ के जो पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन है, वो इसको तस्लीम नहीं करेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसके बारे में ज़रा हमें थोड़ा-सा रिविज़िट करना चाहिए पॉलिसीज़ को, अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो। और ख़ास तौर पे जो हमें नज़र आ रहा है, वो तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे है। और जिस तरीके से इमरान खान और उनके जो साथी हैं, आए दिन हम देख रहे हैं कि किसी न किसी कन्वेंशन को पलट दिया जाता है, किसी कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यूँ लगता है कि जैसे तमाम कैंडिडेट्स की जो फाइलें हैं, वो बना दी गई हैं और उनको उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो करने शुरू कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी एक बड़ी दर्दनाक और बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-हाल है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब सिंध में
کافی ایکٹیو ہونے لگ گئی ہے، اور اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے خلاف کوئی ایک محاذ بن رہا ہے۔ اس کی ظاہر ہے کہ ایک نشانی تو آج ہونے جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ نواز شریف کو ملنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سندھ کی حد تک ان کا الائنس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بن جائے، اور اس میں شاید جے یو آئی یا جو مے بی جو جی ڈی اے وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ حالانکہ یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ صرف الیکشن لڑنے کی حد تک ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی جس طرح آپ نے دیکھ لیا پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ بنی تھی تو سارے کیسے مامے چاچے سب اکٹھے ہوئے تھے، اور کوئی کہہ رہا تھا یہ میرے انکل ہیں، کوئی کہتا تھا مجھے ٹافیاں دیتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ کچھ کرتے تھے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ان کے لیے ایک چیلنج فار دا ٹائم بینگ کریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کیا آگے جا کے صورتحال اختیار ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ جو نواز شریف کی جو پارٹی کی ان کی جو کوششیں ہیں وہ یہی ہیں کہ سندھ میں سے بھی کچھ نہ کچھ سیٹیں وہ نکالنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ مریم نواز کو کراچی سے الیکشن لڑوایا جائے اور ایم کیو ایم سے کہا جائے کہ وہاں پہ ان کو سپورٹ کیا جائے، اور پنجاب میں شاید ایک آدھ دو سیٹوں پہ ان کو بھی وہ یہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہے نا ایم کیو ایم نے پنجاب سے بھی الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، شاہد خاقان نواز صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی واضح قسم کی باتیں کی، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو نون لیگ کے ساتھ سفر ہے اٹس اوور، اور ان کو بلایا بھی نہیں گیا کسی بھی تنظیمی پارٹی میں، تنظیمی جو اجلاس ہو رہے ہیں ان میں کسی بھی پلاننگ کے حوالے سے، اور پھر جس طرح کی انہوں نے باتیں کہی ہیں، اور وہ باتیں ویسے ان کی اصولی طور پر بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو منع کیا کہ اس طرح کی گورنمنٹ جو آپ کو دی جا رہی ہے، اس طرح کی گورنمنٹ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ حب جا ہے، یہ تو امام غزالی نے کہا تھا نا کہ یہ سینہ انسان سے آخری چیز ہے جو نکلتی ہے، وہ حب جا ہے۔ تو یہ تو نواز شریف اور وہ اقتدار کو چھوڑ دے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اب یوں لگ رہا ہے کہ شاید خاقان عباسی جو ہے ان کا سفر مکمل ہو چکا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر عمران خان جو ہے ان کو ہٹایا گیا تو معاملات جو ہے الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو پی ایم ایل این کے اپنے لوگ ہیں ابھی تک چونکہ اس میں ہی ہیں، تو وہ اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی پارٹی جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب جو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی نواز شریف کا پھڈا نہیں ہوگا، نواز شریف بہت زبردست آدمی ہے، اور ویسے بھی انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو ملٹری لیڈرشپ ہے بڑی ایماندار ہے، اور ان کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہوگا۔ تو وہ بیسیکلی تو امپلائی یہ کر رہے ہیں کہ جو پچھلی تمام لیڈرشپس تھیں جن کے ساتھ نواز شریف کے پھڈے ہوئے تھے وہ بدعنوان تھے، بے ایمان تھے، اور وہ اب جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھی آتا ہے اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ بڑے ایماندار ہے، بڑے ایماندار ہے، اس سے اچھا کوئی آرمی چیف نہیں آیا۔ تو اسی کے ساتھ ان کا پھڈا بھی ہوتا ہے، پنگا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نیچر ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ احد پہاڑ سونے کا ہو گیا ہے تو یہ مان لینا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی فطرت بدل گئی ہے تو یہ نہ ماننا۔ تو یہ نواز شریف کی فطرت ہے کہ وہ آرمی کے ساتھ ان کا پنگا ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں جو ہوتا ہے نا پاور شیئرنگ، کسی کے ساتھ اقتدار کو بانٹ کے رکھنا یا اپنے اقتدار میں شریک کرنا، یہ اس بندے کی نیچر میں نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بڑا مشکل ہے کہ ان کی جو ہے نا بیل منڈے چڑھے گی، میرا نہیں خیال۔ اچھا جی، دوسرا ایک اور چیز جو ہے وہ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی، وہ یہ تصویر ہے جو آپ نے دیکھی آج مختلف جگہوں پہ۔ احمد نورانی یہ سینئر جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوا کرتے تھے، میرے خیال دا نیوز میں تھے، اور بڑی زبردست سٹوریز انہوں نے کی، اور انہوں نے اپنا بڑا نام کمایا۔ تو یہ ایک سٹور میں اس طرح کچھ چیزیں جو ہیں وہ پیک کر رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں، تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں پہ کوئی جاب واب کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ مختلف جو ہیں وہ پیکنگز دیکھ رہے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ تو یہ جو ان کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے، یہ کرٹیسزم جو ہے، دیکھیں کوئی کہہ رہا ہے کہ جی شراب بیچ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو یہ جی اس طرح ہے اور وہ ہے۔
देखिए ये जो लोग वेस्टर्न कल्चर्स को जानते हैं उनको ये मालूम है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे लिए बड़े मसाइल होते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग के जो नए सिरे से आके आगाज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी का, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लेना होता है। और यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कुछ छक्के लग जाएँगे आपके और आते ही आप जनाब हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई बहुत बड़े वहाँ पे पाकिस्तान में छक्के मारे हुए हों, तो फिर यहाँ पे आके आके आपको किसी आप बड़े बहुत बड़े किसी बिज़नेसमैन के बेटे हों या किसी जर्नैल के बेटे हों, तो इस तरह का कि ब्यूरोक्रेट का बेटा हो, तो वो तो आके यशी-युशी कर सकता है। लेकिन आम आदमी जो हमारी तरह का है, वो तो यहाँ पे आके ज़ीरो से स्टार्ट लेता है। मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ कि मैं 2005 में मैं अमेरिका में था और मैं एयरबैग के न्यूज़ ऑपरेशन को हेड कर रहा था। मैं उनका पहला फर्स्ट एवर जो ब्यूरो चीफ यूएस था, मैं था। तो अच्छा खासा था लेकिन मेरे मेरे दिमाग में आया और बस मैं क्या कहता हूँ, बस मेरी आई भी थी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में मैंने कहा नहीं मैंने पाकिस्तान जाना है और मैंने सर्व करना है। पीटीबी जॉइन कर लिया। लेकिन जो टफ हालात मैंने वहाँ पे देखे और जिस तरीके से फिर मुझे वापस दोबारा आना पड़ा। अब यकीन करें कि मैंने ये तय किया कि पाकिस्तान में हलाल कमाना तकरीबन नामुमकिन है। मतलब हो सकता है कुछ लोग कमाते हों और बड़े अच्छे तरीके से आसानी से कमा लेते हों, लेकिन हलाल कमाना आसानी के साथ मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे मुमकिन 100% होता हो। क्योंकि ज़ाहिर है बहुत नेक लोग भी हैं पाकिस्तान में और वो हलाल भी कमाते होंगे। लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए वहाँ पे इवन जो एक सब्सिस्टेंस लेवल पे भी सर्वाइव करना जो था वो बड़ा मुश्किल था। और मुझे याद है कि साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल तक सैलरीज़ जो थी, वो रोक दी जाती थी और बड़ी अजीब-सी हालत हो जाती थी। तो ये इन हालात में फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती कि आप फिर वापस इस जगह पे आएँ। मैं आपको बताऊँ ये एक अजीब-सी बात है कि मेरे लिए या इस तरह के दूसरे जो हमारे साथी हैं उनके लिए जो ये प्रेफ़रेंसेस रखते हैं कि हलाल और हराम की तमीज़ रखनी है, उनके लिए यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हलाल कमाना जो है वो ज़्यादा आसान है। बनिस्बत पाकिस्तान के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिसको मैं कॉमिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। तो ये हमें एप्रिशिएट करना चाहिए नूरानी को कि अहमद नूरानी ने वहाँ पे जाके मेहनत की है। अगरचे उन्होंने जिनकी स्टोरीज़ ब्रेक की हैं, उनके तो अरबों रुपए थे, उनकी अरबों रुपए की स्टोरीज़ थी। लेकिन उस बंदे ने खुद जो है वो एक जगह पे जॉब कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो शराब बेच रहा था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था। और मुझे पता है वो क्यों कह रहे होंगे कि वो जो खाकी लिफ़ाफ़े हैं जिनकी वज़ह से वो शायद वो उन्होंने अंदाज़े लगाए हों। लेकिन मैं आपको बताऊँ, किसी की मेहनत के ऊपर मज़ाक उड़ाना जो है, वो मेरा ख़्याल है कि शर्मनाक है और इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। अहमद नूरानी वेल डन और कीप इट अप, अपना काम भी जारी रखो, मेहनत भी करो, हलाल भी कमाओ और जिस तरीके से भी हो सकता है पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करते रहो, जहाँ-जहाँ पे भी आप हो। तो मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उनको इसलिए ज़्यादा नहीं जानता हूँ क्योंकि वो हमारे जूनियर हैं और मेरी मेरी कभी मुलाकात उनसे नहीं हुई, लेकिन उनके अज़ीज़ जो थे वो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त थे। रहमत अली राज़ी साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो उस वजह से उनके साथ मेरा एक ताल्लुक बनता है। लेकिन ये है कि ये बहुत ही गलत बात है कि आप उनको क्रिटिसाइज़ करें। तो अच्छा जी, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि जो फ़लस्तीन का इश्यू है वो बड़ा आपको पता है इस वक़्त 10,000 से जो फ़िगर है वो बढ़ चुका हुआ है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स थे, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से एक एड आया है। उसमें उन्होंने कहा जी कि नॉट इन आवर नेम, ये हमारे नाम के ऊपर या यहूदियों के नाम के ऊपर ये जो इसराइल में हो रहा है, उन्होंने कहा कि हम इसको ओन नहीं करते हैं। हम इसको कंडेम करते हैं और ये हमारे मज़हब के भी खिलाफ है और हमारे असूलों के भी खिलाफ है। तो इसलिए एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि यहूदी और उनकी जो ख़ास तौर पे जो उनका रिलीजियस तबका है, जो हैसिडिक जो ज्यूज़ हैं, वो भी और इवन रिफॉर्म्ड ज्यूज़ जो हैं, उनमें से भी बड़ी तादाद जो है, वो इस चीज़ को कंडेम कर रही है और वो कह रही है कि अब पॉज़ नहीं, सीज़ फायर होनी चाहिए। एक तो ये है कि जो दूसरा जो बाइडेन वहाँ पे गए हुए थे, उनका दौरा जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि नाकाम हो गया और बाइडेन ने ये कहा है कि जी ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ जो है वो होना चाहिए। लेकिन जो बॉम्बिंग है, वो अभी तक जारी है और अमेरिका ने $320 मिलियन के जो प्रिसिजन बॉम्ब्स हैं, वो इसराइल को भेज दिए हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ कि जंग इसराइल लड़ रहा है लेकिन असला सारे का सारा अमेरिका का इस्तेमाल हो रहा है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल है और अमेरिका की क्या मैं कहूँ वो जो उनकी जो पॉलिसी है, इतनी दोहरी पॉलिसी है,
इतनी वो इमोरल पॉलिसी है कि लोग अब उसके बारे में ओपनली अब क्रिटिसाइज करना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो बड़ी खतरनाक हो सकती है, और वो ये कि हम एक नई जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मिडल ईस्ट जो है वो अब एक और नई जंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि मिडल ईस्ट में उनकी एक जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो पहुंच चुकी है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि आइंदा चंद दिन जो है वो किस तरह के होने जा रहे हैं, और क्या उनमें मामला जो है वो हो सकते हैं, और कितने बड़े बड़े खतरनाक फैसले जो खुदा न खास्ता हो सकते हैं। हमारे, आपको याद है कि हमारे प्रोग्राम में एक दो दफा आपने देखा होगा उनको, बहुत ही मशहूर वो खातून जर्नलिस्ट इवान रिडली साहिबा जो है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, और उसमें उन्होंने बाकायदा तफसील से ये बताया कि वो जो बेन गोरियन जो कैनाल है उसकी वजह से ये जो गजा के ऊपर अटैक हो रहे हैं ये उसकी वजह से हो रहे हैं, ये उन्होंने वो कैनाल बनानी है। और इसी वजह से आपने ये देखा है कि आज अनाउंस किया आईडीएफ ने, इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने, कि हमने गजा को दो टुकड़ों में काट दिया है, स्प्लिट कर दिया है, और शुमाल और जनूब जो है वो अब अलग अलग कर दिए हैं। और उसी के अंदर से उन्होंने वो जो नहर है वो निकालने का जो उनका प्लान है, जो कि नहर स्वेज जो है उसका एक मुतबादल के तौर पर वो सोच रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मनसूबा है, तो जिसके ऊपर तकरीबन $55 बिलियन का खर्च जो है वो आएगा, और ये उनका बड़ा पुराना मनसूबा था। अब उसको अमली जमा पहनाने के लिए उन्होंने अमली इकदाम करने शुरू कर दिए हुए हैं। अगर ये बात दुरुस्त है, मैं वैसे कोशिश करूंगा कि इवान रिडली साहब से किसी वक्त टाइम मिले तो उनसे तफसील से इस बारे में हम इंटरव्यू कर लें, या उनसे बातचीत कम से कम आपके साथ करके रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर दूं कि वो इस बारे में क्या मजीद तफसीलात जानती हैं, ताकि आपको पता चले कि ये असल गेम क्या हो रही है। ये गजा के जो 10,000 से ज्यादा शहीद और 30,000 से ज्यादा जो जख्मी हैं, वो किस वजह से गाजर मूली की तरह काट के उनको फेंक दिया गया है, तो उसके पीछे मंसूबा क्या है। तो इसके ऊपर हम रखेंगे, नज़र जारी रखेंगे, और मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स जो है वो हो रही हैं, उनके साथ आपको इंशाल्लाह मुतारफ़ भी करवाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतोए खेचरा, तू दानी हिसाब कौमो बेशरा मुझे सराग सना को। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।